हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ घंटे पहले कंप्लीट हुआ जीएस पेपर 4 एथिक्स। चारों पेपर जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल पेपर बचे हैं। तो कंटिन्यूसली 3 दिन से यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने मेंस में बिजी थे। अब ये 3 दिन का कंटिन्यूस जो हेक्टिक शेड्यूल था उसकी वजह से जो एक फटीग आया होगा उसको भी एकस्टम करते हुए अगर इस पेपर को एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो मैं कहीं ना कहीं इस पेपर को ट्रिकी एंड पे ज्यादा रखूंगा, क्योंकि पेपर बाहर बैठ के देखना आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर रिलेटिवली थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप पेपर एग्जैक्टली लिख रहे होते हो उस जगह बैठ के, एग्जामिनेशन का प्रेशर, 3 दिन का कंटिन्यूस फटीग जो आप ऑलरेडी पेपर 3 मॉर्निंग में लिखा है, कल पेपर 1 पेपर 2 लिखे, उससे पहले एक ऐसे का पेपर था, तो उन सब चीज़ों को अकाउंट करने में लेना पड़ेगा हमको। और उस चीज़ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी साइड माना जा सकता है जीएस पेपर 4 को। अगर इसको आज इस बार आप देखो तो लास्ट ईयर तक हमें फिर भी रिलेटिवली थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे थे, लेकिन इस बार आप देखोगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, जो बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन आता है हमारा 125 मार्क्स का, उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी बड़ी तरीके से, एक्सप्लेन्ड तरीके से अदर डायमेंशंस को कनेक्ट करके बनाया गया है, जिससे आप एक लार्जर डायमेंशन में उसे आंसर कर पाए। और आंसर में एक्सपेक्टेशन भी लार्जर डायमेंशन की ही है। अदर देन दैट आप देखोगे क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप काउंटर कर सकते थे, बेसिकली आंसर कर सकते थे थ्रू यूजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं तो दिस इज अबाउट ह्यूमन एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, एक एथिकल डायमेंशन वाला क्वेश्चन आया है, एथिक्स फाउंडेशनल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। दिस इज मोर अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल एथिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। 3 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम मोरल थिंकर्स, राइट। तो कहीं ना कहीं पेपर डिफिकल्ट नहीं था, आसान भी नहीं था, ट्रिकी था। सबसे ट्रिकी थी जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है, द टाइम टेकिंग बहुत था। मतलब आपको इसमें टाइम मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस पेपर के अंदर। ये एथिकल रिलेटिविज्म का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहां। अदर देन दैट ये जब हम बात करते हैं कि एक्टर एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, आउटराइटली जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, उस तरीके का एक क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। दिस वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इन दिस। साथ ही साथ आपको यहां एक भारतीय न्याय संहिता का क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। इट वाज इन द न्यूज, उसे आप एथिकल पर्सपेक्टिव से कैसे आंसर करोगे, कैसे पनिशमेंट वाले पर्सपेक्टिव से हम जस्टिस वाले पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करें थ्रू दिस भारतीय न्याय संहिता। अदर देन दैट इंडियन कल्चर और वैल्यू सिस्टम के अंदर आप जेंडर एथिक्स की बात कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता हुआ दिखा है आपको। मिशन कर्म योगी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। आई हैव ऑलवेज बीन सजेस्टिंग दिस। मिशन कर्म योगी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एथिकल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं वो आपको पेपर के अंदर भी आता हुआ दिख रहा है। केस स्टडीज की अगर बात की जाए, केस स्टडीज बहुत ही लेंथी थी, एज ऑलवेज एक्सपेक्टेड भी रहता है, लेकिन आज बार आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी केस स्टडीज विच विल टेक अराउंड 4 से 5 मिनट्स आपको इस केस स्टडी को समझने में जाएगा। 5 मिनट से मिनिमम मान के चलो आप कि 5 मिनट में केवल आप केस स्टडी समझ पाओगे। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। यू हैव बीन गिवन 4 क्वेश्चंस, मतलब केस स्टडी आंसर करो, उसके बाद इन चारों क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है। ये जो केस स्टडी आपको लास्ट वाली देखने को मिल रही थी, इवेंचुअली इससे पहले वाली केस स्टडी अगर आप देखते हैं, द फर्स्ट वन, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, सी लुक एट द लेंथ ऑफ द केस स्टडी, अगेन यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस। लुक एट द, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि पैरा तक चेंज नहीं किया उन्होंने, मतलब एक सिंगल पैराग्राफ में ही पूरी केस स्टडी आपको देखने को मिल जा रही है, और उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस भी आंसर करने। तो सर्टेनली मैं ये तो नहीं बोलूंगा, देखो अगर 5 घंटे हो तो उस पेपर को आंसर करने में तो कोई भी कर देता, लेकिन 3 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी केस स्टडीज पढ़नी भी है, उनका कंटेक्स्ट भी समझना है, अपना एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, और उन्हें आंसर भी करना है। तो देखो टास्क तो है, और यूपीएससी अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता, राइट। तो डिफिकल्टी तो है, और उस डिफिकल्टी लेवल को जो पार करेगा उसी की नैया पार होगी, राइट। अगले आप देख रहे हैं तो दिस इज अनदर केस स्टडी। ये रिलेटिवली आपको थोड़ी स्मॉल है, ये बाइलिंगुअल केस स्टडीज आपको देखने को मिल रही हैं। द अदर वंस वर ओनली इन इंग्लिश। ये लास्ट आपको डॉक्टर श्रीनिवासन, दिस इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स वर्सेस ह्यूमन कंपैशन, ह्यूमन एम्पैथी का पर्सपेक्टिव दिखाता है, ह्यूमन लाइफ का रेस्पेक्ट दिखाता है, जो आपको इसकी स्टडी के अंदर टैकल करने की डिमांड थी। मूविंग ऑन, अब एक एक करके हम इस ट्रिकी पेपर को, इस एथिक्स के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए।
जिन लोगों ने इस बार दिया है, जो लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह एक आई ओपनर है आप सबके लिए। आप डेफिनेटली इस पेपर को, इस डिस्कशन को देखेंगे, उन क्वेश्चंस को फिर खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन के अंदर जो हमारा पूरा स्टैटिक पोर्शन है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एथिक्स की जो केस स्टडीज हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर फिर भी हम एक रफ डिस्कशन करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोल रहे हैं? द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. See, keywords artificial intelligence किसमें? रेशनल डिसीजन मेकिंग में। डिबेटेबल इशू है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑफकोर्स एथिक्स का पेपर है तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकली मतलब आपको एआई का नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है। कैसे स्टार्ट करोगे? 150 वर्ड्स में करना है। एआई को डिफाइन करोगे, डिफाइन एआई, राइट। अदर देन दैट उसके बाद आप देखोगे किस तरीके से एआई अगर हम यूटिलाइज करते हैं मतलब फंक्शनैलिटीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जॉब लॉस का देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, एआई के थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दिस इज फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस बाकी जीएस 1, 2, 3 पेपर पर्सपेक्टिव से है ये। एथिकल पर्सपेक्टिव से आप क्या पिक्चर में लेके आओगे? रेशनल डिसीजन मेकिंग में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो यू मिस ऑन दी values like empathy, you miss on the values like compassion, you miss on the values like आपको कहीं ना कहीं आप लकीर के फकीर बन जाते हो। You just follow the orders, जो जिस तरीके से वो प्रोग्राम किया गया है वो वही करेगा। It will not try to understand the psychology of the human, it will not understand the psychology of the workers, it will not understand the work pressures, it will not understand कि एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव एक अलग तरीके से चलता है। हमारे अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं EI, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एंगल इसके अंदर लेके आओगे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप कहीं ना कहीं रेशनल डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, आप लकीर के फकीर नहीं बन सकते। इसका एक बहुत बेटर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप सबने एक मूवी देखी होगी रोबो, जो रजनीकांत जी की आई थी। उसमें आपने एक चिट्टी को जब फायर से बचा के लाता है किसी लड़की को, तो वो अनड्रेस्ड ही उसे उठा के वहां ले आता है, जो शोकेस करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन सोसाइटल पर्सपेक्टिव को समझ पाना उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आप एक रेशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, डिबेटेबल इशू बन जाता है ये, क्योंकि एम्पैथी, कंपैशन जैसी चीजों को, एक बेटर वर्क कल्चर चीजें को बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मशीन है, पर हम तो मशीन नहीं है ना। तो इवेंचुअली यूजिंग एआई विल इवेंचुअली रिजल्ट इन कि पीपल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक मशीन्स। वो पॉसिबल नहीं है। यू नीड सम ह्यूमनिज्म, you need some humanitarian perspective, you need some human perspective into the rational decision making as well as the decision making as well। तो ethical point of view से आप ये देख सकते हो कि मैकेनाइजेशन हो जाएगा मैन का। इसमें अगर आपको पता है ये चीज, तो कहीं ना कहीं आप मार्क्स को भी यूटिलाइज कर सकते थे, मैकेनाइजेशन से डी एलियनेशन वाला पर्सपेक्टिव यूटिलाइज कर सकते थे। इन सारी चीजों को यूज करके आप सर्टेनली इसको 150 वर्ड्स में आंसर कर पाते। एआई के लॉसेस बताने हैं, किस तरीके से वो वर्क कल्चर को बिगाड़ सकता है, किस तरीके से वो वैल्यू पर्सपेक्टिव बिगाड़ सकते हैं, किस तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से चलती हैं, जो सिचुएशन बेस्ड होती हैं। जब आप बोलते हो कि आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना है, जब सामने वाले के साथ एम्पैथाइज करना है, वो एआई शायद नहीं कर पाएगा। इसलिए रेशनल डिसीजन मेकिंग में एआई का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा आज भी डिबेटेबल है। उसी को आपको यहां इस क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट करना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, अगेन 10 मार्क का। एथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals as well as organizations towards morally responsible behavior, right? This is a statement जो आपको जस्टिफाई करनी है। This will be your introduction। आप किस तरीके से अपने आंसर की शुरुआत करेंगे, this will be the basis for your introduction। Explain the key dimension of ethics that influence human actions। Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context। See, एथिकल होने का मतलब यह है, या मोरल होने का मतलब यह है कि किस तरीके से आप सही और गलत की पहचान कर पा रहे हो। अगर आप एथिकल, सेवरल की डायमेंशंस होते हैं। ये सेवरल की डायमेंशंस क्या हैं कि आप जनरल पर्सपेक्टिव में आप ह्यूमनिज्म जैसे चीजों को सेंटर में रखोगे, आप जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनको पिक्चर में रखोगे, आप मोरल वैल्यूज को पिक्चर में रखोगे, मोरल वैल्यूज विल बी पुट इनटू द पिक्चर। साथ के साथ आप जब बात करते हैं एथिक्स की, तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखोगे, आप वर्च्यूज पे फोकस करोगे।
ड्यूटी बेस्ड अप्रोच अपनाओगे, मतलब डियोंटोलॉजिकल अप्रोच अपनाओगे। और हमारे यहां हमेशा क्या बोला गया है कि जब आप ड्यूटी बेस्ड अप्रोच अपनाते हो, निष्काम कर्म योग भगवत गीता, तो हमेशा आप चाहे रिजल्ट आउटकम कुछ भी निकले, लेकिन आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं एथिकल डायमेंशन एथिक्स का यह है कि जब आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हो तो आप उसे ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, मोरल ड्यूटी एज वेल एज लीगल ड्यूटी, इससे आप क्या कर पाते हो, आप समाज का भला भी कर पाते हो और अपनी जो आपकी ड्यूटीज हैं बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विसेज में इवन इन दी पर्सनल लेवल, आप वहां भी एथिकल डिसीजंस लेके सामने वाले का भला कर सकते हो। अब इसमें यह बोला गया है कि की डायमेंशंस क्या हैं एथिक्स के जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन एक्शंस को। हमने यही बोला है की डायमेंशंस हैं एथिक्स के, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में डियोंटोलॉजिकल डायमेंशन है, वर्च्यू डायमेंशन है, कॉन्सिक्वेंशियल डायमेंशन है कि भाई एंड बेस्ड अप्रोच अपना सकता है कोई, किसी के अंदर रिलेटिविज्म यूनिवर्सलिज्म वाला पर्सपेक्टिव डाल सकते हो आप इसके अंदर। दूसरा, ऐसे ये डायमेंशन किस तरीके से एथिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में। सी, अगर आप एथिकल डायमेंशंस में रहते हुए किसी चीज का एक्शन लेते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स को की तरफ मूव करते हैं, अपने एक्शंस की तरफ मूव करते हैं, तो पहली चीज यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर एक्शंस। स्पेशली इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि डायमेंशंस कितनी हो, लेकिन द मेन फोकस मस्ट बी ऑन द डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट, ड्यूटी बेस्ड एस्पेक्ट। तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाओगे। आप सोसाइटी के अंदर आपका जो एक्सेप्टेंस है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आप गेन करते हुए देखोगे। जब आप प्रोफेशनल की बात कर रहे हो तो पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी आप बेटर तरीके से गेन कर पाओगे। दूसरी चीज, इसके अलावा वर्क कल्चर जिस जगह आप बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स पे बेटर तरीके से फंक्शन कर पाओगे। आपके रिलेशंस जो है अपने कलीग के साथ वो बेटर होंगे, तो शायद प्रोडक्टिविटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस कम रहेगा तो आप वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा बेटर कर पाओगे। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हो अगर आप एथिकल पर्सपेक्टिव से रन करने की कोशिश करते हो, तो एडेड प्रेशर आपके ऊपर कभी नहीं रहेगा। तो दिस इज द डायमेंशन, इनको अगर हम यूज करते हैं प्रोफेशनल कंटेक्स्ट के अंदर। और जब हम इसका एक और डायमेंशन जिसका दूसरा एंगल है इसे आंसर करने का, वो ये है कि अगर आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच पे चल रहे हो तो यू कैन सर्टेनली मेंशन सर्टेन जो थ्योरिस्ट हैं, जो सर्टेन थिंकर्स हैं, जैसे हम प्राइमा फेसी ड्यूटीज की बात करते हैं WD रॉस की, या फिर हम जॉन लॉक की राइट्स की बात करते हैं, या फिर इमैनुअल कांट के हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करते हैं। कांट का क्वेश्चन आया भी है जिसके अंदर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हम यूज करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर पाते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर से आप कनेक्ट कर सकते हो बाय इन्वॉल्विंग द अदर वॉर्स एज वेल। इंटरनेशनल एथिक्स का एक क्वेश्चन आया है ये। इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, एंड इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, वन मस्ट एक्ट अपॉन इट। मतलब केवल पीस की बात करना इनफ नहीं है, उसमें भरोसा करना जरूरत है। केवल भरोसा करने की से भी काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एनीथिंग विच, जब भी आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हो, जब अपने अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके ऊपर रियलाइजेशन के ऊपर फिर रिजोल्यूशन होना चाहिए, उस रिजोल्यूशन के ऊपर फिर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब बिलीफ ही नहीं है मेरा, तो ना कोई रिजोल्यूशन आएगा ना ही कोई एक्शन आएगा। तो इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट है केवल बात मत करो, बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई पीसफुल वर्ल्ड की तरफ मूव करें। दूसरी चीज, केवल भरोसे से भी काम नहीं चलेगा, यू नीड टू एक्ट अपॉन इट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमें देखना है कि जितनी भी मेजर वेपन इंडस्ट्रीज है ना, डेवलप्ड नेशंस की हैं, ऑफ कोर्स यूएस, रशिया, इजराइल, इन सब में आपको फ्रांस, यूके, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो यहां फंक्शन करती हुई दिख जाती हैं। वो एडवर्सली इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, जो नंबर ऑफ वॉर्स चल रही हैं अपने पूरे अराउंड द वर्ल्ड अपने इंटरेस्ट के लिए, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। अब इसके एथिकल कंसिडरेशन देखने हैं हमें कि कैसे पावरफुल नेशंस को टुडेज इंटरनेशनल एरेना में कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना चाहिए। सी, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, एक्शंस आर माइटियर देन वर्ड्स, दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि केवल बात करने से काम नहीं चलता, आपको एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इसको आप अगर कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे जी हम बोलते हैं एम्पैथी का मतलब क्या होता है, टू फील अबाउट, टू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्स शूज। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, तब वो कंपैशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एम्पैथाइज मत करो, आपको कंपैशनेट बनना है। मतलब हम डेवलप्ड नेशन से बोल रहे हैं, यू डू नॉट एम्पैथाइज, यू कैन नॉट एंड डू नॉट सिंपैथाइज। इफ एट ऑल यू वांट टू डू समथिंग, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द नेशन जो वॉर में इन्वॉल्व है। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें, उसके बेसिस पे अगर आप एक्शंस लेते हैं तो आप जस्टिफाई कर पाओगे। दूसरी चीज, जब मैं बोल रहा हूं यहां प्रॉफिटेबिलिटी की काम चल रहा है, तो इसको आप कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर का कंटेक्स्ट डालोगे इसके अंदर।
नोगोर्नो काराबाख, आर्मेनिया अजरबैजान का कंटेक्स्ट डालोगे, इजराइल पैलेस्टीन का डालोगे, राइट। इवेंचुअली कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको इतना सारा आर्म सप्लाई देखने को मिल जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि कुकीज टेररिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड, more than 100 कुकी टेररिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू मणिपुर फ्रॉम म्यांमार, नॉट द कुकीज हु वर लिविंग इन इंडिया बट द इमिग्रेंट्स हु हैव इमिग्रेटेड टू इंडिया विद वेपन्स। So they are not here for a peaceful approach, they are here for creating chaos in the Indian society, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव में आप नियो कॉलोनियलिज्म वाला पर्सपेक्टिव डालोगे, यहां एक नियो कॉलोनियलिज्म वाला पर्सपेक्टिव आ सकता है। साथ के साथ आप इसके अंदर इंपीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव डालोगे कि पहले क्या होता था जी, पहले प्रॉपर कॉलोनाइजेशन से चलता था। आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आप इस तरीके के अप्रोचेस को बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। इंटरनेशनल एरिया में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाला पर्सपेक्टिव, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीस अप्रोच अपनाते हो, लेकिन एक्शंस आपके कुछ और दिख रहे हैं। यूक्रेन में कंटिन्यूअसली जो वेपन्स का सप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है, डेवलप्ड नेशन से हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन वेपन्स, स्वीडन वेपन्स, स्वीडिश वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, अमेरिकन वेपन्स यूज किए जा रहे हैं। इवन इन द सिविल वॉर ऑफ अफ्रीका मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स बीइंग यूटिलाइज्ड आर ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं आप जो यूज कर रहे हो, ये जो वेपन्स आ रहे हैं, इंसान मर रहा है, ह्यूमन लाइफ जा रही है, लोग बैठ के वहां अपने नोट गिन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पर्सपेक्टिव आपको इसके अंदर लिखना था। ये 150 वर्ड के अंदर कंप्लीट करना। मैं जस्ट टेलिंग यू द डायमेंशंस कि किन किन डायमेंशंस में जाके आप इस क्वेश्चन के लिए सोच सकते थे। अब इसमें क्या है, व्हाट आर द एथिकल कंसीडरेशंस ऑफ द पावरफुल नेशंस इन टुडेज इंटरनेशनल एरिना। सबसे पहले यार पावरफुल नेशंस हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दिस वन विद द वैल्यू अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वेपन्स जा रहे हैं तो यू मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। आप केवल बात नहीं कर सकते, आप पीस अप्रोच के नाम पे दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात नहीं करोगे। इफ यू एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट पीस, फाइंड पीस, एक्ट टुवर्ड्स इट, डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट। अपने इंटरेस्ट को साइड में रखो फिलहाल के लिए, ह्यूमैनिटी इंटरेस्ट को या ह्यूमनिज्म को सेंटर में लाने की जरूरत है। इस एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या करने चाहिए हमें यार, हमें करना चाहिए कि हमें एक एथिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी चाहिए, हमें ह्यूमन लाइफ को वैल्यू देनी चाहिए। हम जनरल पर्सपेक्टिव में बोलते हैं मीडिएशन अगर हम करते हैं तो कोई ऐसी कंट्री सच लाइक इंडिया, इंडिया हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल कंट्री। तो इंडियन कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज को, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, जो मीडियम पावर्स हैं, स्मॉलर पावर्स हैं, पावरफुल कंट्रीज को, उन्हें भी अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस। तो जिससे हो सके कि हम ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर सके ग्लोबल अरीना को, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग देखने को मिल सके। साथ के साथ आप ये भी देखोगे कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं यहां क्या आ जा रहा है, यहां आ जा रहा है ह्यूमनिज्म वर्सेस बेसिकली कैपिटलिज्म। आप इंसान को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अगेन आप यहां जिस तरीके से हम बोलते हैं 17th-18th सेंचुरी में कि यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ मूव कर गया था लिबरलिज्म, और उसके बाद इंसान को, वर्कर्स को टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में आप पूरी देश की जनता को ही किस तरीके से ट्रीट करो, टूल की तरह यूज करो फॉर योर ओन प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच इंटीग्रल नहीं है। आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, उसमें सिनर्जी देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहां इंटीग्रिटी हर्ट होती हुई दिख रही है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज को इंक्लूड करो अपने अंदर। पावरफुल प्लेयर्स को इंटीग्रल बनना पड़ेगा, इंटीग्रिटी वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी। द वे दे थिंक, द वे दे प्रोसेस, द वे दे एक्ट, दिस ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी इन सिनर्जी। आप बोलो कुछ, करो कुछ, तो आप एक तो ट्रस्ट खत्म कर रहे हो, दूसरी चीज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर आप केओस फैला रहे हो, जिससे इमिग्रेशन क्राइसिस जैसी चीजें खड़ी होती हैं। इमिग्रेशन क्राइसिस जैसी चीजें खड़ी होती हैं, उसके बाद आपको कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती हैं। फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हैं तो आपको कल्चरल सुपीरियरिटी और कल्चरल सब्जुगेशन जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए आप इस आंसर को, अलग अलग डायमेंशंस को सोच के आंसर कर सकते थे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। किसका आउटकम है, ह्यूमन ग्रीड का वो है आउटकम है। किसके नेम में, डेवलपमेंट के नेम में। मतलब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का क्वेश्चन आया है ये। किस वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स इज हेडिंग टुवर्ड्स द लॉस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब बाकी सब तो जा ही रहे हैं, इवेंचुअली हम भी जाएंगे ही जाएंगे। हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्टेड लाइफ, ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी। देखो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि आपको सोचने पे मजबूर करे, लेकिन है ये डायरेक्टली एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन। इसके अंदर आप क्या करोगे, सी देखो क्लाइमेट चेंज जैसे पर्सपेक्टिव हैं, बेसिकली को एग्जिस्टेंस जैसे पर्सपेक्टिव हैं, राइट। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम जब बात करते हैं, इन सब चीजों को तो इंक्लूड करोगे ही करोगे अलोंग विद ग्लोबल वार्मिंग। साथ में जब ये देखो, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन तो है नहीं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ
एथिक्स, तो इसके अंदर आप कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव भी डालोगे। एथिकल पर्सपेक्टिव क्या डालोगे? कंसेप्ट ऑफ स्पेसशिप अर्थ, ये आपको देखने को मिल जाता है। मेरे एथिक्स वाले बच्चे डेफिनेटली समझते हैं, वो जरूर लिख के आए होंगे इसके अंदर इसे। एनलाइटेंड स्टीवर्डशिप, एनलाइटेंड स्टीवर्डशिप वाला पर्सपेक्टिव आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव बना देता है इसको। आप एनवायरमेंट का आंसर नहीं लिखना है, आपको एथिक्स का आंसर लिखना है, तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा ये कंसेप्ट डालना पड़ेगा। अदर देन दैट डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म डाल सकते हो, ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको एनवायरमेंट वर्सेस बेसिकली इंसान की जो कंफ्लिक्ट है उसका देखने को मिलता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट से इसको आप आंसर करने की कोशिश करते हो तो आप इजीली कर जाते हैं 150 वर्ड्स में। 150 वर्ड्स में अच्छी बात ये होती है कि यू नीड अ गुड इंट्रोडक्शन, यू नीड अ गुड कंक्लूजन। 1 मार्क उसके 8 मार्क का आपका कंटेंट होता है, तो हम ये मान के चलते हैं 25 वर्ड का इंट्रोडक्शन, 25 वर्ड का कंक्लूजन एंड एटलीस्ट 100 वर्ड्स का आपका बॉडी होना चाहिए। तो 100 वर्ड्स में लिखने के लिए इसके पास आपके पास बहुत कुछ है। यू कैन राइट अबाउट क्लाइमेट चेंज, यू कैन राइट अबाउट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन राइट अबाउट कोएग्जिस्टेंस, यू कैन राइट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल वार्मिंग, इवेंचुअली कनेक्टिंग इट टू द एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, कनेक्टिंग इट टू द एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसशिप अर्थ एंड एनलाइटेंड स्टीवर्डशिप। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर इजीली कर पाते। और आई गेस ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो बच्चों को इसको आंसर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, दिस इज अबाउट द एथिकल थिंकर्स। जो एथिकल थिंकर से रिलेटेड हमारे यहां क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, स्वामी विवेकानंद। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। मतलब दूसरों से अच्छी चीजें सीखो, अपने आप को दूसरे के जैसा मत बना लो, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, हमें ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बताना है। तो सर्टेनली पहले तो मैं कोशिश करूंगा इसे एक्सप्लेन करने की कि विवेकानंद जी के कंटेक्स्ट में कैसे चल रही है ये बात। तो हम बोल सकते हैं, जब उन्होंने शिकागो में अपना वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी, तब उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ द ईस्ट एंड मॉडर्निज्म ऑफ द वेस्ट वुड कंबाइन टुगेदर टू ब्रिंग अ प्रोग्रेस टू ह्यूमैनिटी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि वेस्ट बेटर है, ईस्ट बेटर है, उन्होंने बोला भाई सबके पास अपनी अपनी अच्छी चीजें हैं, उन दोनों को कंबाइन करो, बेटर जा सकते हो, आगे जा सकते हो। ये चीज आज की डेट में भी है। ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में कल्चरल सब्जुगेशन देखने को मिल रहा है। लोग जैसा भी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे हिंदुइज्म के अंदर ये श्राद्धों का समय चल रहा है, तो लोग श्राद्ध को ऑर्थोडॉक्स मानने लगे हैं, लेकिन हेलोइन में तरह तरह की शक्ल बना के उसे सेलिब्रेट जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल सब्जुगेशन वाले एंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये गांधी के स्टेटमेंट से भी कनेक्ट होता है। गांधी का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, तो गांधी बोलते हैं कि अगर रिलीजन एक रूम है तो उसमें आप अपना दरवाजा लॉक्ड रखिए लेकिन खिड़कियां खुली रखिए, जिससे अच्छी चीजें एक्सेप्ट कर सके। लेकिन दरवाजा खुल गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना धर्म ही बदल लें, कल्चर मतलब आप अपना रिलीजन ही कन्वर्ट कर लें। आप बेटर करो अपने आप को, लेकिन किसी और से अपने आप को सब्जुगेट मत होने दो, किसी और को अपने ऊपर डोमिनेट मत होने दो। और कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, कल्चरल सब्जुगेशन के पर्सपेक्टिव में, अपने ही कल्चर देने को गाली देने के पर्सपेक्टिव में, कल्चरल सबवर्जन के पर्सपेक्टिव में, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो आज की डेट में चल रहा है, जो हम बोलते हैं एवरीथिंग दैट इज वेस्टर्न इज गुड, एवरीथिंग दैट इज इंडियन इज बैड, वो वाला पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं आप इस कंटेक्स्ट में देख सकते थे। साथ के साथ इसके अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और देखने की बात करूं तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कल्चरल रिलेटिविज्म से। कल्चरल रिलेटिविज्म से कैसे करोगे कनेक्ट? कल्चरल रिलेटिविज्म ये मानता है कि कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कल्चरल सुपीरियरिटी को भी मना कर रही है ये चीज, कोई सुपीरियर नहीं, एवरीबॉडी हैव देयर ओन प्लस एंड एवरीबॉडी हैव देयर ओन माइनसेस। तो हमें प्लस को अडॉप्ट करना चाहिए। आप इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी कनेक्ट कर सकते थे स्टेटमेंट को प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, कि लोगों से अच्छी बातें सीखनी जरूरी नहीं है खुद ही ठोकर खा के सीखो, किसी और की ठोकर देख के भी पता चलना चाहिए ना कि यार वहां जाके वहां संभल के चलना कि जैसे ठोकर ना लगे। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाला एस्पेक्ट भी इसके अंदर डेफिनेटली आ सकता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें देखने को मिल रहा है सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्या बोला है इन्होंने? इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, फेथ इज नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। मतलब केवल भरोसा खुद पे, दूसरों पे, अपने सपनों पे, अपनी कैपेबिलिटी पे इनफ नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ किसकी? और ये मसल्स की बात नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अबाउट मसल्स, दिस इज अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, कि आपके पास मसल्स तो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, करेज भी होना चाहिए, आपके पास एक वैल्यू भी होनी चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं? करेज, फोर्टिट्यूड। अगर फेथ ड्रीम है, अगर फेथ ड्रीम है तो स्ट्रेंथ एक्शन है, राइट?
तो केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, जब तक उनके ऊपर एक्शन नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है। तो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर, अपने बिलीफ के ऊपर, जो साथ आपके लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, और पूरी ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे करेज के साथ उसको अचीव करने के लिए एक्शन लो। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में नहीं है, केवल करेज है, भरोसा नहीं है, तो आपका कभी भी जो एस्पेक्ट है, जो आपका एक्शन है, वो कभी भी 100% अप्रोच के साथ आप नहीं लोगे। अगर दोनों साथ में हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर पाओगे। इनका ये कहना है। आज की डेट में इसे कैसे कनेक्ट करोगे आप? आज की डेट में आप इसे प्रेजेंट टाइम में हम बोल रहे हैं कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट बिलियनर्स हैं इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ मिलियनर्स हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप वाला पर्सपेक्टिव है। एंटरप्रेन्योरशिप कहां से शुरू होती है? विद एन आइडिया। मुझे अपने आइडिया के ऊपर भरोसा है, लेकिन वो भरोसा तब तक काम नहीं आएगा जब तक मैं एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनाता हूं। सिमिलरली फॉर सिविल सर्वेंट्स, मेरा मन है, मेरा भरोसा है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मैं केवल ऑफिस में बैठ के अगर यही सोचता रहूं कि हाँ मैं अच्छा करूंगा, तो अच्छा तब तक नहीं होगा जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाके एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनाते हो, अपना करेज नहीं दिखाते हो। पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर रहते हुए, जितना भी आपको सोसाइटल प्रेशर है उसके अंदर रहते हुए, जितना भी आपका मेंटल प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, उसके अंदर रहते हुए अगर आप लोगों का भला करना चाहते हो, चाहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस वाले स्टेटमेंट के अंदर उन पर्सपेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय इमैनुअल कांट। ये क्या बोल रहे हैं? इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। इन एथिक्स he is guilty if he is only thinking of doing so. See, this is moral rationalism. ये इनका एक कंसेप्ट है इमैनुअल कांट का, जिसे हम बोल रहे हैं मोरल रेशनलिज्म। वो क्या बोल रहे हैं? यार तुम किसी भी चीज को, जब मैं लॉ में बोल रहा हूं तो जब कुछ गलत हो जाता है उसके बाद मैं गलत बोलता हूं। एथिक्स के अंदर क्या होता है? अगर तुम किसी के बारे में गलत सोच रहे हो ना, वो भी गलत है। इसे आप गांधी से भी कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? गांधी जी से कैसे कनेक्ट करोगे ने? गांधी जी से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, जब वो अपने नॉन वायलेंस की डेफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल वायलेंस नहीं किया। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी है कि मेंटल वायलेंस नहीं किया, किसी के बारे में बुरा भी सोचा भी नहीं, मतलब मुझे किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट गांधी जी से भी कनेक्ट होता हुआ दिखता है। यहां आप कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाला पर्सपेक्टिव भी डालोगे। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के दो पर्सपेक्टिव हैं। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो कंसेप्ट है इमैनुअल कांट का, ये दो तरीके से बात करता है। ये बोलता है मतलब कांट जी बोल रहे हैं भाई साहब कि पहली चीज कि अगर आपकी कोई ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके लिए आपको कोई एंड अचीव करना है, तो वो आपकी ड्यूटी नहीं है, वो आप ग्रीड की वजह से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज आई नीड टू बिकम रिच। तो नहीं, ये जो हार्ड वर्क है मेरा, ये ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये किसी एंड गोल को अचीव करने के लिए कर रहा हूं। आई रन बिकॉज आई नीड अ गुड बॉडी। तो ये भी क्या है? ये कैटेगोरिकल, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको एंड गोल अचीव करने की कोशिश करो। ड्यूटी क्या है? जो इंट्रिंसिक हो। जैसे आई नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, उसमें मेरा कोई एंड गोल नहीं छुपा है। मैं एथिकली ही लोगों का भला करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी इंट्रिंसिकली जो ड्यूटी है उनको मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दूसरा एस्पेक्ट जो बताता है वो ये बोलता है यार इंसान को कभी भी मींस की तरह यूज मत करो, इंसान खुद में ही एक एंड है। ये कंसेप्ट आया कब था? जब कैपिटलिज्म ने वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको इमैनुअल कांट का ये आइडिया दिखता है किस तरीके से कैपिटलिस्ट जो हैं वो वर्कर्स को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी को खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी वाला अप्रोच भी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के अंदर आ जाता है कि ह्यूमंस मस्ट बी ट्रीटेड एज मींस, ह्यूमंस मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज मींस, कॉज ह्यूमंस आर एंड इन देमसेल्व्स। तो इन सब चीजों को आप डाल सकते हो। इस वाली चीज को एथिकल, ही इज गिल्टी, ही इज नॉट ओनली थिंक ऑफ इन एथिक्स, ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। केवल सोचना भी किसी के बारे में गलत है, क्योंकि इंट्रिंसिकली आप कुछ गलत कर रहे हो। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के हिसाब से, मोरल रेशनलिज्म के हिसाब से, गांधी से कनेक्ट कर सकते हो इसके स्टेटमेंट में। यू हैव इनफ पॉइंट टू काउंटर इट। बहुत इजीली आप इसे आंसर कर सकते थे अगर आप ठीक से पढ़ के गए हैं, अगर कांट वाला पर्सपेक्टिव आपने पढ़ा था, या किसी भी तरीके से आप कैटेगोरिकल इंपेरेटिव या मोरल रेशनलिज्म समझते थे। अगर मेरे स्टूडेंट थे तो डेफिनेटली आपको ये मोरल रेशनलिज्म और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाला पर्सपेक्टिव पता होगा ही होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अबाउट एथिकल रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म मतलब भाई जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। क्या? एथिकल। जो कल एथिकल था वो हो सकता है आज अनएथिकल हो, जो आज अनएथिकल है हो सकता है कल एथिकल हो जाए। तो हमें क्या देखना था? कंसेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्चुअल। ये जो जस्टिस और अनजस्ट हम बोलते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। व्हाट वाज जस्ट
what was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable example. इसमें कुछ नहीं करना है, हमें पूरी तरीके से रिलेटिविस्ट अप्रोच को जस्टिफाई करना है कि भाई एथिक्स जो होता है वो रिलेटिव होता है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है किस समय हुआ। जब हम एथिक्स के अंदर एज अ टॉपिक एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं जी सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम समय, प्लेस, एक्टर, इनका भी इंपॉर्टेंस लेते हैं। तो यहां किसकी बात की गई है? यहां की गई है समय की बात। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां सुटेबल एग्जाम्पल्स देना तो एथिकल रिलेटिविज्म बताओगे कि जी एथिक्स जो रिलेटिविस्ट हैं वो क्या मान के चलते हैं कि एथिक जो है वो रिलेटिव है। आज जो एथिकल है वो जरूरी नहीं कल भी एथिकल होगा। यहां भारत में जो एथिकल है जरूरी नहीं है वेस्टर्न यूरोप में भी वही एथिकल होगा। तो रिलेटिव वाला पर्सपेक्टिव है, यहां में समय के हिसाब से देखना। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आज से 200 साल पहले 9 साल की बच्ची की शादी करा देना एथिकल था, आज नहीं है। हो सकता है आज की डेट में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, देखो लीगली तो आपने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन सोसाइटी ने अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली इंडियन सोसाइटी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, दिस इज नॉट इंडिया। भारत अभी भी गांवों में बसता है। गांव में अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की बात करोगे तो एक्सेप्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, सोसाइटी में अब भी उसे अनएथिकल माना जाता है। लेकिन क्या आज से 100 साल बाद भी उसे अनएथिकल माना जाएगा? मे बी नॉट। तो कहीं ना कहीं जो आज की डेट में अनएथिकल है वो हो सकता है 100 साल बाद एथिकल बन जाए। तो टाइम कंटेक्स्ट में जब आप देखते हो तो जो चीज आपको सही लग रही है हो सकता है वो अगले थोड़े टाइम बाद गलत लगना शुरू हो जाए, जो चीज आपको गलत लग रही है हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद सही लगनी शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या बोलते हैं, ये एथिक्स जो है वो सोसाइटल कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट नहीं है। देखो लीगल एथिक्स, लीगैलिटी ऑफ एथिक्स इज डिफरेंट एंड सोसाइटल पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स इज डिफरेंट। डाउरी एक्ट आया 1961 में, लोगों ने डाउरी देना बंद कर दिया क्या? अभी भी डाउरी प्रेवलेंट है सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस है उसका। लेकिन डेफिनेटली लीगल पर्सपेक्टिव सोसाइटल चेंज लाने में हेल्प करता है, पर जो चेंज जो है दैट मस्ट कम फ्रॉम विद इन द सोसाइटी रादर देन इट शुड नॉट बी इंपोज्ड ऑन टू द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे हैं कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव में जो चीज सही है, जो सही थी, वो हो सकता है आज कम सही हो, जो आज गलत है हो सकता है फ्यूचर में जाके सही हो जाए, और जो आज सही है फ्यूचर में जाके गलत हो जाए। तो इसी कंटेक्स्ट को आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी थी। एथिकल रिलेटिविज्म का ये क्वेश्चन था। प्रेजेंट कंटेक्स्ट के एग्जांपल देते आप, जैसे मैंने होमोसेक्सुअलिटी का एग्जांपल दिया, डाउरी का एग्जांपल दिया। करप्शन वाला पर्सपेक्टिव आप ले सकते हो। करप्शन क्यों है सोसाइटी के अंदर इतना? भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो आ चुका 1988 में, 36 ईयर्स हो चुके उसे आए हुए। अब तक ऐसा क्या है कि अभी भी चीजें चेंज नहीं हुई? क्यों? क्योंकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, लोग उसे गलत मानने को तैयार ही नहीं है। दैट्स अ बेटर वे टू डू इट। उनके हिसाब से भाई अगर आसानी से काम हो रहा है तो पैसे देके चला लो। और हमारे यहाँ ऐसा भी बोला जाता है करप्शन का कंटेक्स्ट में कि हमारे कल्चर का पार्ट है ये। हमारे देश में भगवान से भी जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम बोलते हो जी भगवान मेरा ये काम करा दो, 1000 रुपए का चढ़ावा। जितना बड़ा काम उतना बड़ा चढ़ावा। जी 10 रुपए का, भगवान मुझे पास करा तो 100 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान मुझे पास करा तो 500 का चढ़ाऊंगा। जी भगवान के साथ भी करप्शन को उतरा है तुम। तो कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट का पार्ट बन चुका है। कहां खत्म होगा? हो सकता है आज एक्सेप्टेड है, इन फ्यूचर एक्सेप्टेबल ना हो। तो कहीं ना कहीं टाइम कंटेक्स्ट को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस द बी पार्ट ऑफ इट। माइंडलेस एक्शन टू फॉर्म ignoring the substance of the matter results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable illustrations. देखो ऐसा ना क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है एक बार। I guess 2017 में this question came in context of Hitler, right? I know because I was writing means at that point of time. उस समय पे हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसमें यह बोला गया है कि आप डायरेक्टली जो आपके पोर ऑर्डर आ रहा है आप उसे लिटरली आप मतलब बोलते हैं ना कि लकीर के फकीर मत बनो, थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी लगा लो। अगर इस हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को किसी ने ऑर्डर बोला, आप एसपी हो कहीं के, आपके सामने एक भीड़ है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपके ऑफिस आपके जो सीनियर है उन्होंने आपको ऑर्डर किया कि भाई ठीक है फायरिंग कर दो, आप क्या कर सकते हो? फायरिंग कर सकते हो। लेकिन ग्रास रूट रियलिटी आप जानते हो ना, आप केवल आंख बंद करके ऑर्डर थोड़ी फॉलो कर लोगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप कौन सा एक्शन डालोगे? इसके अंदर दो कंसेप्ट जो आपको क्लियर करने हैं, जो पर्सपेक्टिव आपको फुलफिल करने थे इस क्वेश्चन के अंदर, वो 2-3 चीजें हैं। इसमें आप प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी, एक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, इसके अलावा एक एक्टर एजेंट थ्योरी बोलते हैं हम उसे। ये 3 थ्योरीज हैं जिसको आप इस आंसर के अंदर स्पेसिफाई कर सकते थे। साथ के साथ आप इसके अंदर बोलते थे कि जी कितने भी लॉज बना लो डिस्क्रिशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
जब डिस्क्रिशन एग्जिस्ट करेगा तो लिटरल आप फॉलो तो नहीं कर सकते केवल रूल्स एंड ऑर्डर्स, आपको समझना पड़ेगा, कंडीशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, सर्कमस्टांशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, फाउंडेशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के एक्शंस लेने पड़ेंगे। इन सब चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते थे इसके अंदर। आप इसको एग्जांपल इस तरीके से देख सकते थे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बांग्लादेश में आपने देखा प्रोटेस्ट के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अगेन तियानमेन स्क्वायर एग्जांपल ऑफ चाइना के डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के नाम पे 3,500 बच्चों को टैंक के नीचे कुचल दिया गया। हांगकांग के अंदर जो हुआ चाइना के अंदर, तो इन सबको आप सुटेबल एग्जांपल्स को इसके अंदर डाल सकते थे कि जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे इसमें। अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप बेनालिटी ऑफ इविल वाला कंसेप्ट भी डाल सकते थे। एक बेनालिटी ऑफ इविल एक कंसेप्ट है एक थिंकर का जिनका नाम है हैना अरेंट। ये अमेरिको जर्मन थिंकर हैं जिन्होंने हिटलर की रजीम देखी है, एक जू है खुद भी है जिन्होंने जुडाइज्म को मरते हुए देखा है। तो इनकी एक बुक है आइकमैन ऑफ जेरूसलम, द बेनालिटी ऑफ इविल, जिसमें ये बता रही है कि वो तो केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको तो वो ड्यूटी लग रही थी। लेकिन अगर ऐसी ड्यूटी में आप अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगाओगे, आपका मोरल कॉन्शियस ही नहीं है, तो आप गलत एक्शन को भी जस्टिफाई कर दोगे इन द नेम ऑफ ड्यूटी। इसलिए खुद को लिटरलनेस पे जरूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं खुद की अकाउंटेबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल अकाउंटेबिलिटी लेनी भी जरूरी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसको मेंशन करने की जरूरत थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर द सोर्स ऑफ गाइडेंस। हमें यह बोला गया कोड ऑफ कंडक्ट तो बन गया, हाँ जी। कोड ऑफ कंडक्ट के दो रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1964 एंड ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1968। ये हमारे यहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के नाम पे हमारे पास कोई रूल्स नहीं है। अब इसमें क्या बोला गया है, कुछ ऐसे मॉडल्स बताओ कोड ऑफ एथिक्स के लिए जिससे इंटीग्रिटी, प्रोबिटी और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस मेंटेन आप कर पाओ। देखो, एक तो सबसे बड़ा डिबेट ये है कि भाई एथिक्स चीज ही रिलेटिव है, एथिक्स इज वेरी सब्जेक्टिव। समथिंग मस्ट बी ethical at one place might not be ethical at other place. For example, child before marriage is not acceptable in India, it's unethical in India. वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर एक्सेप्टेबल है। लोग शादी से पहले बच्चा पैदा कर ले रहे हैं, उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं शादी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि सोसाइटल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है। तो एथिक्स जब खुद में ही सब्जेक्ट है, तो क्या किसी ऐसी चीज को कोडिफाई किया जा सकता है जो सब्जेक्टिव है, जो समय के साथ बदलती है? पहला चैलेंज। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। यहां हम डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए? अपने सिविल सर्वेंट्स के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे केस में आप सर्टेन रूल्स तो बना सकते हो। इसके अंदर क्या बोलोगे? हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं। जो नोलन कमेटी की रिपोर्ट थी, जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट थी, उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज बताई गई हैं। आपको कैसी बताई गई हैं? जैसे हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल जब हम बात करते हैं नोलन कमेटी की, तो हम बोल रहे हैं जी सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी। ये सारी वैल्यूज अगर आप इनकलकेट करते हो कि इन सब पे चलने की जरूरत है, अगर आपको कोई डिस्क्रिशनरी एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो पब्लिक वैल्यूज को हमेशा पिक्चर में रखोगे, पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा पिक्चर में रखोगे। किसी भी तरीके से अगर कोई अनएथिकल चीज होती हुई दिखती है, कोई आपने बता दिया है कि ये वैल्यूज मस्ट बी फॉलोड, आपको रेगुलर ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव डेवलप करने की जरूरत है, एथिकल पर्सपेक्टिव में वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके अंदर आप ये भी डाल सकते हैं, जब ये गवर्नेंस की बात चल रही है, तो आप बसावन कमेटी की रिपोर्ट, युगांधर कमेटी की रिपोर्ट जो आपको आती हुई दिखती है, जो 12th, 28th और 20th ईयर पे आपको ट्रेनिंग की बात करती है युगांधर कमेटी, उसकी भी बातचीत, उसका भी डाल सकते थे किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स को आप बना सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूके। जिस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कमिटी ऑन एथिक्स एग्जिस्ट करती है वहां पार्लियामेंट के अंदर। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक कमिटी ऑन एथिक्स बनाई जा सकती है, जो केवल ये कैलकुलेट करेगी, ये टैकल करेगी, इवैल्यूएट करेगी कि एथिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। जो कोडिफाइड एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, जो वैल्यूज हमने दे रखी हैं कि डिस्क्रिशन में किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी तो रूल बेस्ड ऑर्डर चल ही रहा है आपका। एथिकल पर्सपेक्टिव कब आएगा? जब आपके पास डिस्क्रिशन है। और किसी भी तरीके से अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से साइडलाइन हो रहे हो, तो वैसे ही अनएथिकल है वो। लेकिन डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट्स में आपको किन वैल्यूज को ध्यान में रखना है, उनको ध्यान में रखते हुए आप इसको आंसर इजीली कर सकते थे। वो वाला रिलेटिव वाला एंगल बताओगे, कोड ऑफ कंडक्ट वाला पर्सपेक्टिव बताओगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यूके वाला एग्जांपल ले सकते हो, वी कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। नोलन कमेटी, सेकंड एआरसी का नाम ले सकते हो। बेटर गवर्नेंस के लिए आप बता सकते हो कि एथिकल ट्रेनिंग की जरूरत है एज पर दी रिपोर्ट ऑफ युगांधर कमेटी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई गेस समझ में आया होगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल ऑफ न्यू इंडियन लॉ। दिस इज अबाउट द भारतीय न्याय संहिता। ये बोल रहे हैं कि यार जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, वो किस पे बेस्ड है? इंडियन कल्चर और एथोस पे बेस्ड है। किसके, कौन से एथोस पे? इक्वालिटी और इंपार्शियलिटी पे। डिस्कस दिस लाइट इन द मेजर शिफ्ट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू जस्टिस इन द प्रिंसिपल जुडिशियल सिस्टम।
देखो इसको ना समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक कंटेक्स्ट समझो पहले। ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ था आईपीसी, बना इन 1861, उसके बाद आपको सीआरपीसी बनता हुआ दिखता है 1973 में बेस्ड ऑन आईपीसी इटसेल्फ। लेकिन जब हम 1861 के अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। वो एक पुलिस स्टेट चाहते थे, वो हमारे इंटरेस्ट के में नहीं सोच रहे थे, वो अपने इंटरेस्ट में सोच रहे थे। तो उनका जो डॉक्ट्रिन उन्होंने अपनाया, उनका मेन मोटिव क्या था कि भाई पुलिस का काम है क्राइम खत्म करना, क्रिमिनल को पनिश करना, राइट। जाओ क्रिमिनल को पकड़ो, पनिश कर दो, कोई एथिकलिटी नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं, कोई रेशनैलिटी नहीं, कोई जस्टिस नहीं, इंपार्शियलिटी नहीं, राइट। उस टाइम पे पार्शियल थे वो, ऑफकोर्स। इसका पार्शियलिटी का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो जैसे हम एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की बात करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपन, जब उन्होंने बोल दिया था इंडियंस कैन आल्सो ट्राई देयर यूरोपियन ऑफिसर्स, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर दी थी उन्होंने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। तो पार्शियलिटी तो डेफिनेटली सस्टेन कर रही थी। और ये 1883 में हुआ है, 1861 में आईपीसी बना था। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट पे चल रहे थे, एक पुलिस स्टेट की तरह फंक्शन करने की कोशिश कर रहे थे आप। लेकिन हम तो पुलिस स्टेट नहीं है ना, हम तो वेलफेयर स्टेट हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता उस पुलिस स्टेट से हमें किस तरफ कन्वर्ट कर रही है, एक वेलफेयर स्टेट की तरफ कन्वर्ट कर रही है कि भाई हमारा काम पनिश करना नहीं है, हमारा काम है सोसाइटी के अंदर जस्टिस फैलाना, जस्टिस देना, जस्टिस प्रोवाइड करना, सोसाइटी को एक जस्ट और एक एथिकल पर्सपेक्टिव, मोरल पर्सपेक्टिव पर रन करना, कीपिंग इन माइंड आर कल्चरल एथोस। हम ऐसे लोग हैं जो पीस के लिए जाने जाते हैं दुनिया में, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं दुनिया में। पीपल रेस्पेक्ट अस क्योंकि हम कभी एग्रेसिव एक्शन सो मोटो बेसिस पे नहीं लेते हैं। तो हम उनके बनाए हुए लॉज पे, जो वन ऑफ द क्रूएलेस्ट इंपीरियलिस्ट रहे हैं पूरी दुनिया भर में, उनके बनाए हुए लॉज पे अगर हम चलेंगे तो सर्टेनली अपने कल्चरल एथोस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो हमको कहीं ना कहीं यही एक्सप्लेन करना था कि कैसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट से प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम में जो फंक्शन कर रहा था, जिसपे इक्वालिटी और इंपार्शियलिटी की तरफ मूव कर चुके हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड्स, इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटली नेम्ड भारतीय न्याय संहिता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बोला गया है इंडियन कल्चर और वैल्यू सिस्टम के अंदर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इररेस्पेक्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। नो मैटर आप आदमी हो औरत हो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जेंडर इक्वालिटी पे विश्वास देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ वुमेन इन पब्लिक सर्विसेज हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ सालों से जो वुमेन है वो पब्लिक सर्विस के अंदर आपको बढ़ती हुई दिखती हैं। जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस का हाईलाइट करना है मुझे इसके अंदर कि क्या क्या जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा किस तरीके से ऐसे मेजर्स मुझे बताने हैं जिससे मैं एफिशिएंसी और बढ़ा सकूं वुमेन पर्सपेक्टिव की। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबेटी जो मेंटेन करने हैं हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको मैनेज किया जा सके और इजीली वुमेन जो है अपनी ड्यूटीज हाईलाइट कर पाए। देखो क्वेश्चन हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग से। पहली स्टेटमेंट आपकी, इन इंडियन कल्चर द वैल्यू सिस्टम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बताओगे, आपको जस्टिफाई करना है कैसे इंडियन कल्चर और वैल्यू सिस्टम के अंदर वुमेन को बराबर वैल्यू दी गई है। कहां से शुरू करोगे? ऋग्वेद से शुरू करोगे। ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है वुमेन लाइक लोपमुद्रा, वुमेन लाइक गार्गी, इन सब का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है इन द राइटिंग ऑफ ऋग्वेदास, राइट। इसके बाद आप देखने को मिलते हैं जो हम वुमेन गॉडेसेस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इवन इन द ऋग्वेदास आपको वुमेन नेम भी देखने को मिल जा रहे हैं कि वुमेन भी पृथ्वी टाइप, जब हम दिल में फीमेल डीटी की तरह पूजा जा रहा है उनको, तो फीमेल को इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड की गई है। आज भी आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे थिंकर्स देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल पीरियड, जिस टाइम पे भक्ति मूवमेंट चल रहे थे। तो हम एक वुमेन थी जिनका एग्जैक्टली मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं अभी, जिनका एक डिबेट हुआ आदि शंकराचार्य जी से। तो कहीं ना कहीं वुमेन वर ऑल्सो लर्नड पर्सपेक्टिव में थी, मतलब बेसिकली दे वर लर्नड इनफ, दे वर इंटेलिजेंट इनफ कि वो कंट्रीब्यूट कर पा रही थी इन दी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव एज वेल। अब ये एस्पेक्ट पूरा इतना नहीं, लेकिन कुछ कंटेक्स्ट इसमें से आप डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में डालोगे। अब इसमें ये बोलेंगे नंबर पब्लिक सर्विस के अंदर वुमेन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, डेफिनेटली इंक्रीज होती जा रही है। क्यों होती जा रही है उसका पर्सपेक्टिव आप बताओगे, यार जेंडर इक्वालिटी पे चल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो वाला पर्सपेक्टिव आपको पिक्चर में आता हुआ दिख जाता है। अदर देन दैट मैटरनिटी बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता हुआ दिखता है भारत। एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह बोला गया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, लेकिन दैट वाज अ गुड न्यूज। क्यों? क्योंकि वुमेन वर मेनली बेसिकली काम कर रही थी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह। लेकिन अब हायर एजुकेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लेबरर से वुमेन के जो नंबर्स हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, विच इज अ गुड न्यूज। वो LFPR कम तो जरूर हो रहा है, लेकिन फॉर अ गुड सेंस वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रही है इस वजह से। साथ के साथ हमें यह बताने किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, हमें जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है।
जितने भी ऑर्थोडॉक्सिज्म आपको देखने को मिल जाता है उन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी जरूरी हैं जो गवर्नमेंट जो बोलती है जो करती है उनको थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर वाज एन इंसिडेंट कि जब ये पूछा गया था कि व्हाई शुड वुमेन नॉट बी रिक्रूटेड इनटू द आर्मी फॉर द परमानेंट सर्विस कमीशन और फॉर द कॉम्बैट रोल्स। कॉम्बैट रोल्स का हमें समझ में आता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट था कि जो मेजोरिटी ऑफ द जो सोल्जर्स हैं दे आर बीइंग रिक्रूटेड फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, वो रूरल एरिया से आते हैं, तो वो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के होते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ फीमेल। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा माइंडसेट है ना, जो ऐसे अप्रोच, जो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आप रख रहे हो, तो इन चीजों से दूर हटने की जरूरत है। वुमेन रिजर्वेशन जो रिसेंटली आपने प्रोवाइड कराया है, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन था, 33% अब 1/3 इन दोनों जगह भी हो चुका है, जो 2029 से अप्लाई होता हुआ दिखेगा आपको। जुडिशरी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपको लोअर जुडिशरी में द नंबर ऑफ वुमेन जो है वो ऑलमोस्ट 27% दिखती हैं। हाई कोर्ट के अंदर वो नंबर कम होकर 12% हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में वो कम होकर 7% हो जाता है, लेकिन फिर भी रिसेंट ईयर में आप देखते हो कि नंबर ऑफ वुमेन जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारी जो सीजीआई बन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, शी वुड बी अ फीमेल एज वेल। तो कहीं ना कहीं दैट्स अ गुड न्यूज। हम जेंडर सेंसिटाइजेशन करेंगे, जेंडर इक्वालिटी का पर्सपेक्टिव करेंगे, उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक ऐसी सभ्यता है जहां राम जी से पहले सीता का नाम लिया जाता है। इट्स नॉट राम सीता, इट्स सीता राम। इट्स नॉट कृष्ण राधा, इट्स राधा कृष्ण। तो कहीं ना कहीं कल्चरल पर्सपेक्टिव से हम ये भी देखेंगे, जैसे हम बोलते थे, बोलते हैं ना कि हम दशरथ पुत्र नहीं बोला जाता, हमेशा कैसे बोलते हैं हम इसको, इस तरीके से देखते हैं, जैसे हम कर्ण की बात करते थे हम ये बोलेंगे कुंती पुत्र, राइट। तो मदर को, जैसे हमारे यहाँ सतवाहन एग्जिस्ट भी करते थे, गौतम पुत्र सतकर्णी अपनी मम्मी जी का नाम यूज कर रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल एस्पेक्ट है उनको भी हाईलाइट करके हम जो ऑर्थोडॉक्सिज्म सोसाइटी के अंदर है, तो उस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं कि वुमेन आर द कोर ऑफ द सोसाइटी। वुमेन को उतनी ही इज्जत देने की जरूरत है जितना किसी और को। ह्यूमन है पहले, जेंडर पर्सपेक्टिव बाद में है। जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ है जो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, उसको दूर करने की जरूरत है। जो माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर, हम ये बोलते हैं कि वुमेन जब किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर काम करती है, तो उसको ना एक नेचुरल, उसके जो चैलेंजेस हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मेल काउंटर पार्ट, क्योंकि उन्हें टैकल करना है ऐसी चीजों को जो शायद मेल्स समझ भी नहीं सकते। दैट आर बॉडीली इश्यूज, जो मंथली उनका मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा है, जो मेंस्ट्रुअल लीव्स की अभी आपको इतना ज्यादा डिबेट भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इन सब एस्पेक्ट को जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड के रेशनलिटी से जब टैकल करना शुरू करोगे, तो आप बेटर तरीके से आंसर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस आई वाज क्लियर इनफ विद दिस। हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है मिशन कर्मयोगी। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, मिशन कर्मयोगी वाज एक्सपेक्टेड। मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी एक ऐसा मिशन है जो किसकी बात कर रहा है? हमसे यही बोला गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैसे मिशन कर्मयोगी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और डिलीवरिंग दी सर्विस को ग्रास रूट लेवल पे इंप्रूव करेगा पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा। तो मिशन कर्मयोगी हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए ही है, मतलब बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के लिए ही है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। क्या बढ़ाने की बात कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी वैल्यूज आपको प्रमोट करता हुआ दिखेगा। बेटर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, इमोशनल इंटेलिजेंस, एफिशिएंट पर्सपेक्टिव, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, मोर पब्लिक ओरिएंटेड, रूल बेस्ड ऑर्डर। जो अब तक चल रहा था कि जी रूल बेस्ड ऑर्डर, ना रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, रोल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए कि आपका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। आपका काम ही है पब्लिक की सर्विस करना, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर अ सिविल सर्वेंट। तो रूल बेस्ड ऑर्डर से रोल बेस्ड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं हम मिशन कर्मयोगी के अंदर। जब मिशन कर्मयोगी की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि मिशन कर्मयोगी इज गुड इनफ, लेकिन कुछ चीजों की और जरूरत है हमें। जैसे मैंने अभी आपसे युगांतर कमेटी की बात करी, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर वहां नहीं करा है तो यहां डेफिनेटली कर सकते थे, वहां नाम लिख सकते थे, यहां उसका पर्सपेक्टिव लिख सकते थे। किस तरीके से आपको टाइमली ट्रेनिंग देने की जरूरत है, किस तरीके से आपको, देखो ऐसा है जब सिस्टम के अंदर आप घुस जाते हो ना, जब सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, तो आप भूल जाते हो कि यार क्या करने आए थे वहां, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ना बार बार पोक करना पड़ता है कि भाई पब्लिक सर्विस, भाई पब्लिक सर्विस, यू नीड टू फोकस ऑन पब्लिक सर्विस, रेस्ट एवरीथिंग कैन रेस्ट, बट द सेंटर मस्ट बी ऑन पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी योर फोकस। तो बार बार जब आप उन्हें ट्रेन करोगे, एथिकल पर्सपेक्टिव सिखाओगे, तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे भी आपको एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखेगी। जब आप कंपैशन और एम्पैथी जैसी वैल्यूज प्रमोट करते हुए देखोगे, तो ग्रास रूट लेवल पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखेगी। उसको इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर करने की कोशिश करनी थी। वाइल सेंटर में मिशन कर्मयोगी को रखे, इस मिशन को रखे जो रूल बेस्ड ऑर्डर से रोल बेस्ड ऑर्डर की तरफ मूव करने की बात करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पहुंच चुके हैं केस स्टडीज पे। ऑल दो केस स्टडीज के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल डिस्कशन कर लेता हूं। ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, इट्स मोर अबाउट किस तरीके से आपको जनरल पर्सपेक्टिव में ये आपकी एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाली केस स्टडी है
कि एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की केस स्टडी है, किस तरीके से आपको करना है। ये 4 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप क्या इन कंडीशंस में करोगे। आप एक ओनर हो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी के, उसके ऊपर कुछ एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट उसका बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे टैकल करना है। अगेन जो नेक्स्ट है हमारे पास ये आईपीएस ऑफिसर, दिस इज मोर ऑफ द रोल ऑफ सोशल मीडिया। किस तरीके से सोशल मीडिया अनएम्प्लॉयड यूथ को टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर रिक्रूट कर रही है, उसको किस तरीके से आप टैकल करोगे। इसमें परसुएशन वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा, आपका एम्पैथिक और कंपैशन वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ड्यूटी आ जाएगा, किस तरीके से आपका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर द पीपल। आपको ये बोला गया है कि यार आप ह्यूमन लाइफ को रेस्पेक्ट करोगे या उसे बेसिकली पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की नक्सलाइट है। दिस इज अ पर्सन के आप एक स्पेशल ऑपरेटिव हो, आप किसी नक्सलाइट एरिया में गए हो, आपको पता चला है कि कुछ नक्सलाइट्स हैं, आप नक्सलाइट्स को पकड़ भी चुके हो, लेकिन जैसे ही आपने नक्सलाइट्स को पकड़ा तो 500 और हंड्रेड्स ऑफ जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उन्होंने आपको आके घेर लिया है और वो आपको बोल रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए नक्सलाइट्स को। और उनमें से जो 10 नक्सलाइट्स में से 2 नक्सलाइट्स ऐसे हैं जिन पे 10 लाख रुपए का इनाम है। आपके पास ऑर्डर ये आया है, आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे सीनियर से। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप फायर कर दो, लोगों को भगा दो फायरिंग करके, लेकिन उससे जितना भी आपने पिछले 1 साल में मेहनत की है ट्रस्ट जीतने के लिए नक्सलाइट्स का, वो खत्म हो जाएगा। तो किस तरीके से आप उन वुमेन को परसुएड करने की कोशिश करोगे, किस तरीके से आपका एक्शन रहेगा, क्या आप अप्रोच होगी, उस चीज को आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक सीनियर मैनेजर हैं एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। ये एक फेवरेटिज्म वाला पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली केस स्टडी है कि आपको कुछ टेंडर निकाले हैं आपने, जो सबसे लोअर बिडर होगा, लोएस्ट बिडर होगा, उसको आपको टेंडर दे देंगे, लेकिन जो बिड्स करने वालों में उसमें आपका एक भाई भी है जिसकी खुद की कंपनी अगर रही है, सफर कर रही है, तो ऐसे टाइम पे आप कैसा डिसीजन लेंगे, आप क्या एक्शन ले पाओगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक केस स्टडी आई है। इसके अलावा हमारे पास ये समर हीटिंग है। अब इसमें बेसिकली आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाली जो केस स्टडी है हमारे पास, इसमें सीधा सीधा ये है कि पानी की कमी है, पानी की कमी है तो आप फार्मर से आप बोल रहे हो कि यार ओवर यूटिलाइजेशन मत करो ग्राउंड वाटर का और रिवर वाटर का, लेकिन जो बगल में इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप पानी अलाउ कर दे रहे हो। तो फार्मर आपके पास प्रोटेस्ट करते हुए आ गए हैं कि यू आर बायस्ड, आप दिख चुके हो, आप करप्ट हो चुके हो, इंडस्ट्री से पैसा खा रहे हो। तो यहां भी परसुएशन पर्सपेक्टिव आ जाएगा, कैसे परसुएड करोगे उन्हें, क्या टेक्निक अपनाओगे परसुएड करने के लिए। साथ में अगर आप इंडस्ट्रीज बंद कराते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारा जो लेबर है उन इंडस्ट्रीज पर रिलाई करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ जाएगा। तो एथिकल डिलेमा है, मोरल डिलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट परसुएशन वाला पर्सपेक्टिव यहां देखने को मिल रहा है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इट्स मोर ऑफ, इस वाले में इट्स मोर ऑफ परसुएशन एज वेल एज कि आप किस तरीके से डिलेमा है आपके पास कि इंडस्ट्रीज वाला पर्सपेक्टिव और फार्मर्स को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। दिस दी लास्ट केस स्टडी। इसमें आपको एक श्रीनिवासन है, सीनियर साइंटिस्ट हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स वर्सेस ह्यूमन वैल्यूज हैं कि किस तरीके से आप एथिकल अप्रोच अपनाओगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट, अपने जो प्रोफेशनल टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करोगे, या ह्यूमन वैल्यू को सेंटर में रख के ह्यूमन लाइफ को सेंटर में रखोगे। क्योंकि दिस बहुत ही सीरियस केस स्टडी है ये, रिलेटेड टू द ड्रग ट्रायल्स। उसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कुछ गलत करने के लिए कह रही है, लेकिन आपको पता है मैं गलत करूंगा तो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो सकता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपको टाइम पे टारगेट्स पूरे करने जरूरी हैं। तो अगेन आपकी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल एथिक्स वाला पर्सपेक्टिव आपको इस केस स्टडी के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन सारी केस स्टडीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू राइट देम डाउन। इनको लिखें, इनको अटेम्प्ट करें, कोशिश करें कि जितना भी मैंने कंटेंट आपको बताया है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनको आप उसी अप्रोच से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि एथिक्स जो है इट्स मोर और लेस, ऐसे लोग बोलते हैं एथिक्स के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता। जी पैटर्न बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता पैटर्न। परसुएशन से पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 3 केस स्टडीज आपको परसुएशन से आती हुई दिख जा रही हैं। प्राइवेट एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स से भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी इंटरनेशनल एथिक्स से आपको एक क्वेश्चन आता हुआ दिख जा रहा है। फाउंडेशनल वैल्यूज से आपको क्वेश्चन आते हुए दिख जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एथिकल पर्सपेक्टिव से एथिकल रिलेटिविज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। तो इस पेपर को देख के मैं ये तो डेफिनेटली बोला जा सकता है कि यार जो हमारा सिलेबस है उसको तो डेफिनेटली उस पर कन्फाइंडली रिलाई करो, करंट ओरिएंटेशन देखो, एनेक्डोट्स देखो, कहां से आपको एथिकल इश्यूज उठते हुए देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, किस तरीके से आप एथिक्स के सिलेबस के साथ उन्हें एसोसिएट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको, कोई हो सकता है पॉलिटिकल इवेंट हुआ है लेकिन उसमें भी कोई एथिकल पर्सपेक्टिव हो, तो किस तरीके से आप एथिक्स के कौन से पोर्शन के साथ आप उसे एसोसिएट करोगे। इस चीज की आदत डालो, थोड़ा सा डायमेंशंस बढ़ाओ अपने सोचने के, स्टिक टू योर सिलेबस। पूरी तरीके से सिलेबस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन एथिक्स बट इन एवरी सब्जेक्ट। एथिक्स डायनेमिक है, बट इतना भी डायनेमिक नहीं है कि आप एक रेगुलेटेड अप्रोच के साथ इसकी प्रिपरेशन ना कर पाओ। दिस वाज ऑल अबाउट जीएस पेपर 4 explanation.
केस स्टडीज की हम एक अलग वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको डिटेल्ड पर्सपेक्टिव में हम समझाने की कोशिश करूंगा कि इन केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या आंसर्स किस तरीके से होने चाहिए थे, किस तरीके से आप फोकस करना चाहिए था, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए था। बाकी आई गेस आपके लिए काफी आसान बना दिया होगा मैंने इन क्वेश्चंस को समझने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।